दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 25 और 26 अप्रैल को भी बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि झारखंड में आने वाले 2 दिन में बारिश हो सकते हैं। 25 और 26 अप्रैल को कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। वहीं राजधानी रांची में 29 अप्रैल तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग वज्रपात को लेकर लगातार लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड में लाह की खेती को मिला कृषि का दर्जा। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लोगों के रोजगार का सबसे बड़ा साधन लाह की खेती का रास्ता साफ हो गया है। लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिल गया है। बताया जा रहा है कि लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिले, इसके लिए वर्ष 2019 में पलामू से दिल्ली तक यात्रा निकाली गई थी। पलामू से दिल्ली तक इस यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जोबा माझी, मिथिलेश ठाकुर समेत कई विधायक और मंत्री शामिल हुए थे, जिस पर झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड में ओबीसी आरक्षण के फैसले पर सियासत जोरदार। झारखंड में अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सियासी तपिश को बढ़ाने लगा है। झारखंड में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधायक जहां विधेयक को राज्यपाल की ओर से लौटाने के बाद से ही मसले पर सियासत तेज हो गई है। इस बीच एक वर्ग ऐसा भी है जो सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल ओबीसी आरक्षण के मामले पर संथाल परगना ओबीसी संघर्ष मोर्चा ने बैठक कर आंदोलन का ऐलान करते हुए आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की। सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ बेईमानी करने का आरोप लगाते हुए अपने हक के लिए हुंकार भरने की चेतावनी दी। झारखंड में जमीन घोटाले मामले में 6 आरोपियों की बढ़ी रिमांड। सेना की जमीन घोटाले मामले में ईडी 6 आरोपियों से और 3 दिनों तक पूछताछ करेगी। एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने 6 आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत से 4 दिनों की रिमांड मांगी थी। जमीन घोटाला मामले में 5 दिनों की रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद ईडी कोर्ट में सभी आरोपियों को पेश किया गया। साथ ही कोर्ट में और 4 दिनों की ईडी द्वारा रिमांड का आवेदन दिया गया। बड़ी खबर है, बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए खराब डिवाइस होंगी दुरुस्त। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग बेहद सीरियस है। इसके लिए विभाग ने विद्यालयों में खराब पड़े टैब और स्कैनर डिवाइस को बदलने का फैसला लिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी जेईपीसी ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश के तहत विद्यालयों को खराब टैब और मंत्रा स्कैनर मशीन को जमा करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि मशीनों को जिला परियोजना कार्यालय में जमा कराएं ताकि जिस कंपनी से मशीनें खरीदी गई हैं उसके माध्यम से उसे ठीक कराया जाए। वहीं शिक्षकों से कहा गया है कि मशीन जमा करने की पावती रसीद या पत्र अवश्य ले लें। झारखंड में डाक विभाग में 1170 पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। मैट्रिक व इंटर पास युवा डाक विभाग में रोजगार पा सकते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर पूरे देश में भर्ती निकाली गई हैं। इसमें झारखंड में केवल 1170 पदों पर भर्ती होंगी। खबरों को माने तो डाक विभाग ने ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा देने की योजना बनाई है। इसके लिए हर 5 किलोमीटर पर शाखा डाकघर खोला जाना है। इसके लिए पूरे देश में 13,283 युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ कितने डाकघर खुलेंगे, इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों से मांगी गई है। झारखंड में 548 शाखा डाकपाल, 577 ग्रामीण डाक सेवक सहायक, 27 डाक सहायक, 6 निरीक्षक व 12 डाक मेल ओवरसियर की बहाली होगी। झारखंड में इस योजना में मिल रही है 90% की सब्सिडी।
झारखंड सरकार दुधारू मवेशी खरीदने पर किसानों को 90% सब्सिडी दे रही है। कई किसानों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही इस सब्सिडी योजना का लाभ उठाया है। यदि आपको भी गाय भैंस खरीदना है तो अभी आपके लिए अच्छा मौका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पशुधन मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को सब्सिडी राशि दे रही है। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि झारखंड में ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। अगर ये लोग खेती के साथ साथ बिजनेस के तौर पर पशुपालन भी शुरू कर दें तो इनकी कमाई में वृद्धि हो जाएगी। यही वजह है कि सरकार ने मवेशियों की खरीद पर 90% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। यानी कि किसान भाई को अब अपने जेब से मात्र 10% ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ई श्रम पोर्टल पर जुड़े नए फीचर। देश में असंगठित श्रमिकों के आवश्यक डेटा के नामांकन रजिस्ट्रेशन संग्रह और पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ई श्रम पोर्टल में अब नई सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को मंत्रालय के सचिव अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि ई श्रम पोर्टल में जोड़े गए नए फीचर पोर्टल की उपयोगिता को बढ़ाएंगे और असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीकरण को आसान बनाएंगे। मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे श्रमजीवी की आसानी के लिए ई श्रम का अधिक यूजर्स फ्रेंडली वर्जन को लॉन्च किया गया है। नए वर्जन में एक डेटा शेयरिंग पोर्टल और एक डेटा एनालिटिक्स पोर्टल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य को दी 17,000 करोड़ की सौगात। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के खास अवसर पर एमपी के रीवा में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने लगभग 17,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी और देश को समर्पित किया। साथ ही 2300 करोड़ से अधिक की रेल विद्युतीकरण, नई ट्रेन सुविधा व ग्वालियर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास निर्माण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बटन दबाकर शिलान्यास किया गया। शुभारंभ होने के बाद अब मध्य प्रदेश में डीजल इंजन दिखाई नहीं देंगे। सुपरवाइजर समेत अन्य पदों पर निकली यहां भर्तियां। एनटीपीसी ने खनन क्षेत्र में सुपरवाइजर समेत कुल 152 खाली पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 5 मई 2023 है। उम्मीदवार एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित उपक्रमों में से एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी अधिकांश इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए एक श्रेष्ठ संगठन है। यहाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस आदि जैसे विभिन्न इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अपनी डिग्री पूरी करने वाले उम्मीदवार एनटीपीसी लिमिटेड में नौकरी के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भर्ती 2023 निश्चित अवधि के आधार पर अनुभवी पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए की जाएगी। एक बड़ी खबर है, फ़ोनपे भारत में लॉन्च करेगी अपना ऐप स्टोर। फिनटेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी फ़ोनपे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक एप्लीकेशन स्टोर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह फ़ोनपे की ओर से लॉन्च किया जाने वाला एक नया प्रोडक्ट होगा। वॉलमार्ट के निवेश वाली फ़ोनपे भारत के मोबाइल पेमेंट्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस ऐप स्टोर को उन सेवाओं को ऑफर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो बेहद स्थानीय नेचर या प्रकृति वाले हैं और जो कस्टमर की ज़रूरतों के मुताबिक चलते हों। ऐप स्टोर का उद्देश्य बहुभाषी सॉल्यूशंस के जरिए हाई क्वालिटी वाले यूजर्स को हासिल करने में डेवलपर्स की मदद करना है। टेक क्रंच ने एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। देश में कोरोना के आए 7,178 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,178 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,48,00,000 हो गई हैं। वहीं देश में 69 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी
अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 16 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,31,345 हो गई। इनमें 8 वे लोग शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों को माने तो देश में अभी 65,683 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.15% है। दैनिक संक्रमण दर 9.6% और साप्ताहिक संक्रमण दर 5.41% है। भारत में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.67% है।